नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसका होगा राष्ट्रलक? घड़ी करीब है क्योंकि 36 घंटे से भी कम का अब इंतजार है। उत्तर प्रदेश और 5 मिलाकर उत्तर प्रदेश के राज्यों के नतीजे आने वाले हैं 10 मार्च को। एक दिन का और इंतजार है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया आज तक के एग्जिट पोल में प्रचंड जनादेश के साथ योगी की सरकार बनती दिख रही है। तो यूपी में काउंटिंग से पहले अखिलेश का बड़ा बयान आया है। एग्जिट पोल को तो अखिलेश यादव खारिज कर ही रहे हैं। अखिलेश यादव काउंटिंग से पहले ये कह रहे हैं कि उन्हें भारी गड़बड़ी की आशंका है। सोनभद्र में बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव, सावधान रहे कार्यकर्ता। ये अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है जिसमें वो न सिर्फ गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। बिना सुरक्षा ईवीएम क्यों जा रही थी, ये सवाल अखिलेश यादव ने पूछा है। ईवीएम को लेकर उनका ये सवाल उठाना ऐसे वक्त पर, जो कि बीजेपी हमेशा कहती है कि हार की आशंका के बीच तमाम विपक्षी नेता ईवीएम का सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, काउंटिंग के एक दिन पहले अखिलेश यादव जो सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि तस्वीरें सामने आई हैं, बिना सुरक्षा की ईवीएम आखिर क्यों जा रहा था। 3 दिन बहुत सतर्क रहे कार्यकर्ता। उन्होंने यहां तक कहा है कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव होगा। दो गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है, और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं। तो अखिलेश यादव बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं ईवीएम को लेकर। उनका कहना है कि बिना सुरक्षा के ईवीएम क्यों जा रहा है। वो पत्रकारों से बार बार कहते हुए कि आप लोग भी घूमे हैं, यानी एग्जिट पोल्स पर अखिलेश यादव बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे हैं। आइए आपको उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा भी सुनाते हैं जहां पर उन्होंने सीधा सवाल एग्जिट पोल पर खड़ा कर दिया है। जो जमीन पर चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। तो एग्जिट पोल के एक दिन बाद और काउंटिंग डे से एक दिन पहले ये अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बड़ा दावा वो कर रहे हैं।
वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। वो इसे लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर आने वाले वक्त में आंदोलन छेड़ना होगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम बिना सुरक्षा क्यों जा रही थी। उनका ये कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, कुछ अफसरों ने उन्हें जानकारी भी दी है। सुनिए। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया, अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25 DT 9166 में 3 बक्से सील पकड़े गए। जो सील बक्से थे, एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई। वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, SDM को रोका। SDM घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें। अगर आपके DMs कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अधिकारी उन्हें खुद बता रहे हैं कि जहां पर बीजेपी हार सकती है वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। कई सारे गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं बिना सुरक्षा के ईवीएम्स आखिर क्यों जा रही थी, बिना फोर्स के। अन्य बहुत सारे सवाल वो खड़े कर रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं। उन्होंने नौजवानों को आगाह रहने के लिए कहा है कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे, तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। ईवीएम को बचाएं, लोकतंत्र पर प्रहार को बचाएं। बड़ी बात कहते हुए अखिलेश यादव को आपने सुना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एग्जिट पोल आने के 1 दिन बाद है और काउंटिंग डे परसों है 10 मार्च को। लेकिन उससे पहले उनका कहना है कि ईवीएम को लेकर गड़बड़ी बीजेपी कर रही है। अधिकारियों को कहा गया, ये भी वो दावा कर रहे हैं कि खुद अधिकारी उन्हें बता रहे हैं कि काउंटिंग डे पर जहां बीजेपी हारती है ऐसी जगहों पर आप पोलिंग को स्लो कर दीजिएगा। इन्हीं तमाम आरोपों के बीच, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और 2 खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे पत्रकार के तौर पर, और सिफोलॉजिस्ट, एनालिस्ट के तौर पर संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस पूरी चर्चा में। लेकिन हम नंबर्स को एनालाइज करें उससे पहले ये बड़ी आशंका जो आज जाहिर की जा रही है ईवीएम को लेकर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्या कह रहा है आज तक एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, जिसके आंकड़े हमने बीते दिन भी आपको दिखाए हैं। लेकिन एक बार फिर से जल्दी से नजर डाल देते हैं, क्योंकि आज हमने उसमें छिपे हुए कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी आपके लिए निकाल कर रखे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कौन सी जाति, कौन सा समुदाय किस तरफ गया है। क्यों बीजेपी अगर इतनी बड़ी जीत हासिल कर रही है तो बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल करती हुई क्यों दिख रही है। सबसे पहले शुरुआत 403 सीटों पर, कौन है आगे कौन है पीछे, तो प्रचंड जनादेश की बात करता हुआ एक्सेस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल 288 से 326 सीटें बीजेपी प्लस को देता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं याद रखिए ये नतीजे नहीं है, ये अनुमान है, ये एग्जिट पोल का अनुमान है। समाजवादी पार्टी 71 से लेकर 101, बीएसपी 3 से 9 पर अटकती है और कांग्रेस पार्टी 1 से 3 पर अटक कर रह जाती है। तो कुल मिलाकर 403 सीटों पर परिस्थिति साफ होती हुई इससे दिख रही है कि अनुमान है अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाता है तो योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड तोड़ेंगे 3 दशक का और वो दोबारा गद्दी पर बैठेंगे। वहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ा सा सेटबैक हो सकता है,
ये नंबर्स हमने आपको दिखा दिए हैं। अब अगला आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए जो वोट शेयर है ये बहुत कुछ कहता है। वोट शेयर में समाजवादी पार्टी के इजाफा हुआ है, पिछली बार के मुकाबले समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में इजाफा हुआ है। लेकिन जो लॉजिक इस पर प्रदीप गुप्ता एक्सिस माई इंडिया के देते हैं, वो देते हैं कि विनेबिलिटी फैक्टर, उसमें कहीं वो पीछे पड़ जा रहे हैं। ये 46% वोट है बीजेपी को और 36% वोट है समाजवादी पार्टी को, लेकिन सीटों में ये परिवर्तित कम हो पा रहा है। 12% वोट है बीएसपी को, वहीं 3% वोट है कांग्रेस को। चलिए, तो ये वोट शेयर भी हमने आपको दिखा दिया, एक बार इसका टेबल भी दिखा देते हैं ताकि आप भी क्लैरिटी से इसको समझ लें, क्योंकि वोट परसेंटेज जो है उसमें समाजवादी पार्टी के जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन विनेबिलिटी फैक्टर वो कह रहे हैं, जो सीटें हैं उसको लेकर कह रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं जाति और समुदाय के आधार पर कि कौन सा कास्ट किधर गया है, ये भी इस एक्सिस माई इंडिया के पोल में गया है। सबसे पहले हम आपको जाटव, जो दलित वोट में से जाटव वोट है, जो मायावती का कोर वोट बैंक माना जाता था, जो यूनानिमसली वो जीते हारे कुछ भी हो उनके साथ ही जाता था, वो जाटव वोट बैंक इस बार कहां गया है, क्योंकि इसे निर्णायक बताया जा रहा है। ओबीसी के बाद अगर जाटव वोट किसी एक तरफ जाता है तो वो जिताने और हराने की क्षमता रखता है। इसीलिए अब हम आपको जाटव वोट किधर गया, कितना गया है वो बता देते हैं। ये पारंपरिक रूप से हमेशा मायावती के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा दिख रहा है कि वो एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 21% गए हैं इस बार बीजेपी की तरफ, वहीं 14% समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन फिर भी आप देखिए 50-60 है, ये 62%। 62% है जो बीएसपी की तरफ गया है और 2% है जो कांग्रेस की तरफ गया है। तो 21-14-62। ये जाटव वोट नहीं छिटकता था मायावती से, ये जो आप देख रहे हैं ये जाटव वोट नहीं छिटकता था, लेकिन इस बार उसमें भी परिवर्तन आया है और वो भी गए हैं बीजेपी की तरफ। अब पुरुष, ये जाटव में हम आपको पुरुष और महिलाएं दिखा रहे हैं। पुरुष 22%, तो महिलाएं 20% बीजेपी की। वहीं पर एसपी में देखें तो आप 16 और 11 है। बीएसपी में 58 पुरुष हैं तो 67 महिलाएं वोट कर रही हैं जाटव समुदाय से। ये अगला आंकड़ा आप पुरुष और महिलाओं का देख रहे हैं। ये अब गैर जाटव का आंकड़ा हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से, क्योंकि गैर जाटव वैसे भी पिछले 1-2 चुनाव से, संजय जी 17 से 19 दोनों में ही, 17 और 19 दोनों में ही जो नॉन जाटव है वो दलित से वोट बैंक जो मायावती का था उससे निकलकर बीजेपी की तरफ आ चुके थे। आप देखिए ना, बीएसपी 15% पे रह गई है गैर जाटव दलित में, और 51% है बीजेपी की तरफ, 27% है समाजवादी पार्टी की तरफ, वहीं 4% आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गैर जाटव दलित जो है, गैर जाटव वोट बीजेपी की तरफ आना निर्णायक हो सकता है। पुरुष और महिलाओं का हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं। 50% तो 5% महिलाएं ज्यादा हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए यहां पर वोट किया है। ये देख लीजिए ये जल्दी से। अब हम आपको मुस्लिम मतदाताओं का रुझान दिखाते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम मतदाता एक तरफा होकर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अब धीरे धीरे करके आएगा, जहां पर बीजेपी एक बार फिर से बहुत नॉमिनल, एकदम ही आप कह सकते हैं मामला गड़बड़ाया हुआ है। जैसा कि एक भी उम्मीदवार मुस्लिम कैंडिडेट तो बनाती नहीं है बीजेपी, और जो हालत है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का आरोप लगता है उन सबके बीच 8% वोट मुस्लिम्स के बीजेपी को है इस एक्सिस पोल के अनुमान के मुताबिक। वहीं 83%, 83%, आप सोचिए बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये दिख रहा है कि मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन हुआ है समाजवादी पार्टी के प्रति, वो एक तरफा वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। कोई असदुद्दीन ओवैसी, कोई अन्य पार्टी कुछ नहीं वहां पर कर पा रही है, ये संकेत साफ है। अब देखिए पुरुष अगर 82% है समाजवादी पार्टी की तरफ मुस्लिम, तो 84% मुस्लिम औरतों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया है। वहीं बीजेपी के लिए 8 और 9% आप देख रहे हैं। बाकी सबका नगण्य आप कह सकते हैं, चाहे बीएसपी हो कांग्रेस हो, सबके लिए अब ये वोट नहीं बचा, यानी कंसोलिडेशन हुआ है, एक तरफा होकर मुस्लिम वोट गया है समाजवादी पार्टी की तरफ। अब जल्दी से आपको यादव वोट दिखा देते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में, संजय जी जल्दी से, लोकसभा चुनाव में यादव वोट बीजेपी को मिला था 19 में, मिला था? बिल्कुल मिला था, लेकिन जितना अब दिखाई पड़ रहा उससे तो बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अंजना जी बराबर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लोकसभा से विधानसभा की तुलना न करें, और विधानसभा की तुलना विधानसभा से करनी चाहिए।
लोकसभा अगर 2019 का देखें तो उसमें तो आप यादवों की बात कर लें, गैर यादव ओबीसी की बात कर लें, हाँ। सभी समुदाय के वोटरों में इस बार तो बड़ी 86% संख्या में है, बीजेपी के लिए सिर्फ वोट किया 86% है। 86% है, जो 85% पुरुष और 88% महिलाएं। यादव वोट हम दिखा रहे हैं जो कि एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। वो वोट बिल्कुल नहीं बटा, एकदम क्लैरिटी से गया है। तो मुस्लिम्स और यादव्स का जो कंसोलिडेशन हो बताया जा रहा था M+Y, वो दिख रहा है। हालांकि वहीं पे बीजेपी कहती है कि महिला और यूथ हमारा MY है। वो भी दिलचस्प है कि इनका MY अलग है, उनका MY अलग है, महिलाओं और यूथ का। लेकिन ये आप देख रहे हैं फिलहाल आंकड़े, जिसमें हमने आपको हर समुदाय का दिखा दिया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। संजय के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे पता है कांग्रेस के लिए बहुत कुछ यहाँ पर नहीं है जिसको आप डिफेंड करें या जिस पर बोलें, लेकिन ओवरऑल मेरा काम भी नहीं है कांग्रेस को डिफेंड करना। मैं तो किसी पार्टी को डिफेंड नहीं करता, मैं आंकड़ों को डिफेंड संजय निरुपम आपको मैं कैसे बोल सकती हूँ संजय जी? संजय निरुपम जी, आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। संजय जी, मामला अब ऐसा है कि बीजेपी अगर यही अनुमान जो है नतीजों में तब्दील होता है तो एक तरफा मामला दिख रहा है। और जो मौका तमाम अन्य पार्टियों के लिए था, अगर मायावती कमजोर पड़ रही थी तो वो एसपी और कांग्रेस सबके लिए मौका था। लेकिन वो गैर जाटव वोट भी, जाटव वोट में भी अगर 21% ले जा रहे हैं तो ये बड़ा संकेत है और ओबीसी भी उनकी तरफ ही दिखाई दे रहा है। संजय जी, देखिए, आपने खुद कहा कि ये अभी अनुमान है और जितने आंकड़े आप पेश कर रही हैं वो सारे आंकड़े अभी अनुमान हैं। इसलिए इन अनुमानों के आधार पर कोई एक अधिकृत तौर पर कोई बयान जारी किया जाए, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुनासिब होगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो कामकाज था, उस कामकाज को लेकर के लोगों में नाराजगी थी, वो साफ साफ दिख रहा था। दूसरी बात, उन नाराजगी को वोटों में ट्रांसलेट करने का जो प्रयत्न होना चाहिए प्रचार के माध्यम से, वो भी प्रयत्न हर तरफ से हो रहा था, चाहे समाजवादी पार्टी करे या कांग्रेस पार्टी करे। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में एक जबरदस्त कैंपेन कांग्रेस पार्टी ने किया और हम लोगों ने कोशिश की कि जन जन तक पहुंचा जाए। और बेरोजगारी का प्रश्न हो या लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न हो या महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न हो या फिर आवारा पशुओं का जो उत्पात है वहां पे वो प्रश्न, सारे प्रश्नों या किसानों का मुद्दा हो, इस सारे मुद्दों को लेकर के बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी गई प्रियंका जी के नेतृत्व में। अब ये कितना ये वोटों में ट्रांसलेट होगा, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए हर एग्जिट पोल को वो सभी लोग खारिज करते हैं जो हारते हुए दिखते हैं। तो मैं अगर खारिज करूंगा तो बोलेगा अच्छा आप हारते हुए दिख रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि विधानसभा चुनाव में कई बार एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल का हाल का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो या फिर हरियाणा का चुनाव हो। चुनावों में एग्जिट पोल एकदम फाइनल ऐसा नहीं है। वो मार्जिन हम लोग भी लेकर चल रहे हैं, अनुमान के आधार पर ही अपना विश्लेषण, वो मार्जिन हम लोग भी लेकर चल रहे हैं और 100% एकदम यही होगा, ये दावा हम भी नहीं कर रहे। लेकिन एक चर्चा हो रही है, लेकिन जो अखिलेश यादव ने आरोप लगा दिया है इतने दिन पहले, काउंटिंग के एक दिन पहले, वो कह रहे हैं ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका। इसमें आप लोग कहां पर खड़े हैं? नहीं, ये आरोप गंभीर है, इसलिए ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार देखा गया। मेरे ख्याल से जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तब भी कई बार देखा कि स्ट्रांग रूम में जबरदस्ती लोग घुस रहे, फिर कमलनाथ जी ने अपने लोगों को भेजा था। कई स्टेट में ऐसा होता है। कई बार ईवीएम के मशीनों में आप कई बटन दबाएंगे तो अपोजिशन का जो चुनाव चिन्ह होता है वो नहीं दिखता। कभी आज तक ऐसा नहीं हो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह गायब हो मशीन से, बाकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह गायब हो जाते हैं। तो ईवीएम की चोरी करना, ईवीएम को मैनिपुलेट करना, ये एक हद तक होता है। किस हद तक होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन अक्सर इस प्रकार की शिकायतें आती हैं जो अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। तो ये राजस्थान हरियाणा में हो सकता है नहीं कर पाए होंगे, हो सकता है। अच्छा, क्यों? मतलब हो सकता है नहीं कर पाए होंगे, ये तो मैं कह रहा हूं। कई जगह वो कर पाते हैं, कई जगह नहीं। देखिए एक बात हाँ, एक बात बताता हूं आपको कि यूपी और बिहार में अक्सर चुनाव जब होते हैं तो प्रशासन का भी बहुत अच्छे ढंग से दुरुपयोग किया जाता है जिसकी सरकार होती है। तो अगर ये शिकायत आ रही है कि कलेक्टर या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके जरिए कुछ काम करने की कोशिश हो रही है, ऐसा होता है। पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, मैं ये थोड़ी सी अफवाह पर आधारित है लेकिन एक खबर भी है कि 1999 के आसपास हमारे पास खबर आई थी कि नीतीश कुमार जी, जब एन कॉलेज पटना में काउंटिंग हो रही थी, तो नीतीश कुमार जी शायद 1000 वोट से हारते हुए दिख रहे थे। आखिरकार वो जीते,
शायद कलेक्टर को फोन ऑन किया गया था। तो ऐसी घटनाएं होती रहती है भारत के चुनाव में, और ऐसे चुनावों में अक्सर कलेक्टर लोगों का दुरुपयोग होता है, प्रशासन का दुरुपयोग होता है। ये नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है। जल्दी जल्दी अब इसमें बहुत ज्यादा किस पार्टी ने कितना किया, किस पार्टी ने नहीं किया, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, शरद जी भी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन प्रेम शुक्ला जी आपसे कमेंट लूंगी, क्योंकि सारे आरोप और उंगलियां आप ही की तरफ उठ रही है कि आपकी सरकार के इशारे पर डीएम गड़बड़ी कर सकते हैं। सतर्क शरद जी, क्या है ये ईवीएम पर सवाल खड़े करना, क्या ये सही है? काउंटिंग के एक दिन पहले और एग्जिट पोल के एक दिन बाद कई लोग इसे घबराहट भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो है ये आरोप, मुझे जो भी विपक्ष में होता है वो आरोप लगाता है, लेकिन मेरा जितना तजुर्बा है और जो मेरी जानकारी है, ईवीएम्स में गड़बड़ करना इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि ईवीएम्स में कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है। हैकिंग तब पॉसिबल होती है अगर कनेक्टिविटी हो। लेकिन एक ये नई बात आजकल आ रही है कि ईवीएम्स में की कोई यूनिक आईडी नहीं है और कौन सी ईवीएम कहां जा रही है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें ये शक पैदा हो रहा है कि क्या ये पता नहीं कहां तक बात सही है जो मुझे बताया गया है। और ये अगर इस तरह का होता है, देखिए आइसोलेटेड केसेस तो होते हैं कि पोलिंग ऑफिसर ने बटन दबा दिए, 20 लोगों का भी एक वीडियो जारी हुआ था यूपी का ही, उसमें बार बार उठ के वो दबा रहा है बटन। तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन इससे इतना इलेक्शन में फर्क पड़ जाए ये मैं नहीं मानता हूं। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसे ही निकलते हैं रियल रिजल्ट, तो ये मानना चाहिए कि जो मेजर इश्यूज थे जिसको कि सब मान रहे थे, इंक्लूडिंग बीजेपी मान रही थी कि महंगाई भी इशू होगा, कोरोना भी इशू होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी इशू होगा, इस तरह की जो और इम्पोर्टेंट, जब छुट्टा पशु एक इशू होगा, ठीक है, तो ऐसा लगता है कोई इश्यूज बचे ही नहीं, खाली हिंदुत्व हावी हो गया सब पे। अगर ये सही होते तो हिंदुत्व से ज्यादा हमारा एग्जिट पोल महिलाओं का विश्वास बता रहा है मिस्टर प्रधान, महिलाओं का विश्वास दिखा रहा है। एक सेकंड, महिलाओं का विश्वास, कानून व्यवस्था में सख्ती, इन इश्यूज को बताया जा रहा है। तो इसमें हिंदुत्व का तो जितने हमारे सर्वे में जितने लोगों से सवाल पूछा गया है, अगर मेरा तो मानना यह है कि क्योंकि अगर ये सारे मुद्दे नीचे रह जाते हैं जो वाइटल इश्यूज थे, लेकिन देखिए जहां तक उनका सवाल है, कानून व्यवस्था वाइटल नहीं है, है? अच्छा है, चलिए ठीक है। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से कमेंट, उसके बाद आ रही हूँ जल्दी लेकर। प्रेम शुक्ला जी, ईवीएम को लेकर आपकी पार्टी संदेह के घेरे में रहती है, विपक्षी पार्टियां वक्त से वक्त हर चुनाव में कह रही हैं, आज अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, कुछ सवाल यहाँ पर संजय निरुपम जी भी खड़े कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कई बार ऐसे वीडियोस आए हैं, ऑप्शन ही नहीं दिखता है ऑपोजिशन पार्टीज का, उनका आरोप है। और भी तमाम आरोप जो लगाए हैं अखिलेश यादव ने, उसमें बताइए डीएम सब आपके इशारे पर काम करते हैं। देखिए अंजना जी, आपने खुद ही संजय निरुपम जी से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर भी दे दिया था। जब कहीं पराजय होती है तो ईवीएम की गलती है, और जब जीत होती है तो राहुल गांधी का जो है वो लोकप्रियता है। तो कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की ये एक लंबे समय से इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। वो जब निर्वाचन आयोग ने खुली चुनौती दी थी कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाए, तो आदरणीय संजय निरुपम को जाना चाहिए था। तो बहुत ज्यादा बड़े वैज्ञानिक स्वयं हैं, ये जाकर हैक करके दिखाए होते, लेकिन तब श्रीमान संजय निरुपम गायब रहे, श्रीमान राहुल गांधी गायब रहे, श्रीमान अखिलेश सिंह यादव गायब रहे। सर्वोच्च न्यायालय तक ये इश्यू गया और सर्वोच्च न्यायालय में भी यही निस्तारण किया गया कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी का किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। तो उसी पर बार बार जो है उत्तर देने का कोई औचित्य नहीं है। वीवीपैट आने के बाद ये बहुत पारदर्शी ढंग से ईवीएम पर चुनाव होता है। अब जहां तक डीएम के दुरुपयोग की बात है, तो ये कांग्रेस की अपनी परंपरा रही होगी। कांग्रेस की परंपरा का ही बारंबार इनको आशंका होती है कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी थे तो दूसरे दो लोग भी भ्रष्टाचारी होंगे ही। कांग्रेस के लोग जो हैं वो डीएम का दुरुपयोग करते थे तो दूसरे भी करेंगे, ऐसी इनकी आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ प्रशासन में विश्वास रखती है और निर्वाचन आयोग जो है इस देश का, उसकी निष्पक्षता को बारंबार संवैधानिक संस्था को संजय निरुपम जी एक जल्दी से रिबटल लेना चाहते हैं क्योंकि ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, मैं किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पर विश्वास नहीं है क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। संजय जी 2 लाइन का जवाब बस। ईवीएम हैक होता है तो जब बुलाया गया बड़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई क्यों नहीं गया? हो सकता है या नहीं, हाँ मैं बस वही बोला।
जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ना कि ईवीएम हैक हो सकता है कि आइए बताइए, तब इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि मैं आपको ईवीएम दे रहा हूं, आप इसको हैक करके दिखाइए। जबकि जो लोग को बुलाया गया उन्होंने बोला नहीं, आपके ईवीएम को हैक नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ईवीएम एक मशीन के तौर पर हैक हो सकता है कि नहीं। इसके लिए मशीन लाके आपको दिखा रहा है और वो मशीन आपका ही दिया हुआ मशीन है। एक दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर ईवीएम हैक करके दिखाया था। जाके केस पूरा देख लिया जाए, केस को पढ़ लिया जाए। तब सुब्रमण्यम स्वामी और मेरे ख्याल से इनके जो नरसिम्हा राव जी हैं, उन्हें किताब लिखी थी अडवाणी जी की शिकायत पर कि यस ईवीएम कैन बी हैक। तो अब ये बहुत ही विवादास्पद विषय, इसमें बहुत ज्यादा हम नहीं घुसे। अब ईवीएम को स्वीकार कर लिया देश ने, जिसको हैक करना करे, जो नहीं कर सकता न करे। लेकिन ईवीएम के मामले में मैनिपुलेशन हो सकता है, इस बात से इनकार करना प्रेम जी 2 लाइन से, 2 लाइन प्लीज, एक सच को नकारना है। संजय जी प्रेम जी 2 लाइन से जी। नहीं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी कोकीन के साथ बोस्टन में पकड़े गए थे। प्लीज तो शायद सुब्रमण्यम स्वामी की साथ इसको मत ले जाइए, ऐसे पर्सनल कमेंट्स करने की जरूरत है। देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ जब नेताओं के पास अच्छे तर्क और दलील नहीं होते तो वो पर्सनल अटैक करते हैं। किसी के बारे में बिना तथ्य का मत बोलिए सर, ऐसे आप तर्की दे रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप, सॉरी सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों का उल्लेख कर रहा हूँ। ठीक है, ये उन्हीं के आरोपों का उल्लेख कर रहे हैं। ठीक है प्रेम जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहस को सार्थक ले जाते हैं आगे। संजय निरुपम उल्लेख करें तो सही है, प्रेम शुक्ल कर दें तो गलत हो गया। ये मानदंड ठीक नहीं है। नहीं सर, देखिए इस तरह का किसी का पर्सनल कमेंट करना ठीक नहीं है। मैं जल्दी से तीनों जो हमारे साथ यहाँ पर पत्रकार और विश्लेषक कैसे हो गया? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का आज तक प्रत्युत्तर नहीं दिया, गलत था उनका आरोप। आगे बढ़े। थैंक यू संजय जी। क्या ईवीएम हैक हो सकता है? क्या ईवीएम का ये आरोप सही है कि ईवीएम हैक होने लगे? आप एग्जिट पोल आया, उसमें एक तरफा दिख रहा है मामला, तो एग्जिट पोल के जरिए माहौल बनाया जा रहा है, माहौल बनाकर फिर गड़बड़ी की जाएगी। आप इससे सहमत हैं? देखिए, अगर किसी मशीन के बारे में बात करें कि कोई मशीन में गड़बड़ी पैदा की जा सकती है, तो ईवीएम भी एक मशीन है, इसकी संभावना बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसकी संभावना नहीं है, लेकिन चुनाव में जो कुछ हो रहा है, पिछले 4-5 सालों से हम नैरेटिव देख रहे हैं कि जब आप हारने लगते हैं तब ईवीएम की बात होती है। देखिए, चुनाव 1 महीने से चल रहा है। पहले फेज में भी चुनाव हुए, ईवीएम उस समय भी स्ट्रांग रूम में गए, लेकिन उसमें कोड नहीं है, उसमें लॉक नहीं था प्रॉपर, या उसमें निगरानी नहीं हो रही थी। ये सब एग्जिट पोल के जब अनुमान आए उसके बाद चर्चा शुरू हुई है, लेकिन ईवीएम तो स्ट्रांग रूम में कब से रखे गए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर हम डिस्कशन करके एक तरह से टाइम जाया करते हैं। ईवीएम पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश जी तो कुछ सोच के ही कर रहे होंगे ना, और टाइम नहीं जाया कर रहे होंगे त्रिवेदी जी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप दोनों से कमेंट लें, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई होगी जो हम लोग कल से दिखाना चाह रहे थे। कौन दिग्गज कहां पर, आगे या पीछे, जल्दी से आपको दिखा देते हैं। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव गोरखपुर और करहल से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से फिलहाल दिख रहे हैं आगे हमारे इस अनुमान के मुताबिक। वहीं करहल सीट पर भी जीतते हुए दिखाई दे। दोनों ने इस बार रवायत तोड़ी है, पहली बार दोनों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अपनी अपनी सेफ सीट खोजी है दोनों ने, लेकिन दोनों ही आगे दिख रहे हैं। अब अगला कैंडिडेट जल्दी से दिखाइए। जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव का हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, दोनों ही आगे दिख रहे हैं। गोरखपुर शहर से और करहल सीट से अखिलेश यादव दोनों आगे दिखाई दे रहे हैं हमारे इस अनुमान के मुताबिक। आगे का मतलब होता है कि वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस एग्जिट पोल के मुताबिक। अब अगला आपको दिखाते हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से है, वहीं ओपी राजभर जहूराबाद सीट से है। इन दोनों का आपको जल्दी से दिखा देते हैं। ये दोनों भी आगे दिख रहे हैं। देखिए, दूर से ही समझ जाइएगा, जैसे हरा रंग दिखे मतलब समझिए आगे चल रहे हैं, यानी उनके जीत का अनुमान है, ऐसा दिख रहा है। तो ये दोनों हमने आपको दिखा दिया है। शिवपाल सिंह यादव चचा एक बार फिर से भतीजे के साथ आ गए हैं। पार्टी जरूर अलग है, लेकिन हाथ मिलाकर दोनों चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। वहीं ओपी राजभर, जिन्होंने ये दावा किया कि पूर्वांचल में वो भारी पैमाने पर कई समुदायों को, पिछड़ी जातियों को समाजवादी पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं, वो भी अपनी सीट जहूराबाद से आगे दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको अगला दिखाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट, और उनके सामने है पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की तरफ से। ये हम आपको दिखा रहे हैं सिराथू सीट में, और ये टक्कर, ये वाला हरा जो है ये टक्कर के लिए है, इसमें कोई आगे नहीं है, टक्कर है। मतलब अब ये बड़ी खबर के तौर पर भी होगा अगर ऐसा होता है तो। अगर मुकाबला करना पड़ रहा है उप मुख्यमंत्री को, केशव प्रसाद मौर्य को, स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद वही चेहरा थे। और ये देखिए फाजिल नगर से, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री,
तारीखों का ऐलान हो गया इलेक्शंस का, उसके बाद निकल ली और चले गए समाजवादी पार्टी में। कुंडा से आप राजा भैया को देख रहे थे और अब हम आपको दिखा देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यही फाजिल नगर से पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा झटका हो सकता है, वहीं कुंडा से राजा भैया आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनके इर्द गिर्द इतनी राजनीति हुई, कैबिनेट मंत्री थे, गए, ये तो पूरे पिछड़ी जातियों को प्रभावित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। अब हम आपको दिखा दे रहे सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद पश्चिम से, प्रयागराज पश्चिम से वो चुनावी मैदान में है और वो आगे दिख रहे हैं। वहीं उनके साथ आप बेबी रानी मौर्य को देख रहे हैं, जो कि आगरा रूरल से ग्रामीण से, आगरा ग्रामीण से चुनावी मैदान में है, वो भी आगे दिखाई दे रही हैं। तो ये दोनों ही, सिद्धार्थनाथ सिंह स्वास्थ्य मंत्री मौजूदा सरकार में है, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपको अगला नेता दिखा रहे हैं, संजय सिंह अमेठी से आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगले उनके साथ आपको संदीप सिंह दिख रहे हैं, जो कि अतरौली से हैं, पोते हैं कल्याण सिंह के। और ये देखिए संजय सिंह, अमेठी की जो पूरी कहानी है लंबी चौड़ी है, किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। एक वक्त पर वहां पर इंदिरा गांधी के बेटे को ले जाने के लिए वो उन्होंने ही पॉलिटिक्स की थी, लेकिन फिर वो बीजेपी से चुनावी टिकट में इस बार मैदान में है। ये लुइस खुर्शीद आप देख रहे हैं, सलमान खुर्शीद की पत्नी को, जो कि फर्रुखाबाद सीट से चुनावी मैदान में है, वो पीछे दिख रही हैं, और नाहिद हसन कैराना से पीछे दिख रहे हैं। नाहिद हसन के सामने वहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से मृगांका सिंह है कैराना से। और कैराना में जो पोलराइजेशन का पूरा मुद्दा था, वो क्योंकि बार बार चुनावी आगाज में ही अमित शाह ने से ही पूरा टोन सेट किया था, तो दिग्गज भी आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की सीट अगर अटकी हुई है तो ये बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, जल्दी से ईवीएम पर एक कमेंट। अखिलेश यादव एक पूरी पीसी कर रहे हैं त्रिवेदी जी, बिल्कुल ठीक बात है, पूरी पीसी कर रहे हैं और वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये क्या है आज? एग्जिट पोल को भी लिंक करना उससे। जी देखिए, एग्जिट पोल को लिंक करना और एग्जिट पोल पर निशाना लगाना तो वैसे है जैसे मैसेंजर को शूट करना। हाँ। एक तो एग्जिट पोल अब कोई चुनाव पर असर नहीं डाल रहे। एग्जिट पोल जब आप दिखा रहे हैं, जब चुनाव पूरा हो चुका है तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है। वो तो हमारी प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा पर ज्यादा होगा, या जिन्होंने किया है सर्वे उस पर हो सकता है। ईवीएम को लेकर मुझे बताइए, इस देश में 28-29 राज्य, 30 राज्य हैं, वहां पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें 10 से 12 राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। अभी पश्चिम बंगाल में वहां पर जीती है ममता बनर्जी। दिल्ली जैसी जगह जहां पर केंद्र सरकार है, वहां पर अखिलेश यादव इतने बड़े, ये अरविंद केजरीवाल बड़े बहुमत से जीते। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, तो यहाँ कहीं पर भी वो ईवीएम खराब नहीं हुई। तो ईवीएम का कोई आइसोलेटेड केस हो सकता है कि कहीं पर कुछ खराब हो, जैसे संजय जी ने जिक्र किया कि मशीन होती है तो कुछ हो सकती है, या कहीं पर कुछ गड़बड़ हुई है तो वो हो सकता है। पूरा इलेक्शन प्रभावित हो जाए, इस तरह की 10-12 करोड़ वोटर को आप प्रभाव डाल सकते हैं उस पर। प्रभु जी आपका टेक इस पर, ईवीएम पर अखिलेश यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं और नतीजे और तमाम दिग्गजों की बात जो हमने बताई है, प्रभु जी। मैं कई सालों से चुनाव देख रहा हूँ, कोई नई बात तो इसमें है नहीं कि जो भी हार रहा है या जीत रहा है, मैं उसकी बात पे नहीं जानना चाहता कि जब भी रिजल्ट आना शुरू हो जाता है ना कोई बातें आई शुरू हो जाती दोनों तरफ से। अब बीजेपी के लोग जब वोट बैठे हैं यहाँ, इन्होंने भी कई बार ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव से पहले और चुनाव के रिजल्ट के आने से पहले ये बहाने बनते रहते हैं। रिजल्ट तो 10 तारीख को आ ही जाएंगे, पता लग जाएगा कितना है। कुछ लगेंगे कि ईवीएम की वजह से आ रहा है, लाखों ईवीएम मशीनें यूज होती हैं। पॉपुलर जब मैंडेट होता है उसके अंदर 200-400 मशीन का कर लेंगे आप, 2-4 हज़ार वोटों को कर लेंगे। जब कांटे की टक्कर होती है वहां पर तो ईवीएम को यूज करके आप कुछ मैनिपुलेट 2-4 कंस्टिट्यूंसी पे कर सकते हैं, परंतु मैसिव लेवल पे ईवीएम को मैनिपुलेट करना शायद इम्पॉसिबल है। ये एक पॉलिटिकल चुटकेबाजी है, करते रहते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उसका डिबेट भी करने का मतलब ये है कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर ईवीएम की मशीनों को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। ये सब इसलिए ईवीएम के ऊपर मेरे को लगता नहीं है कि बहुत बड़ी धांधलीबाजी हो सकती है। कहीं एक आधी कॉन्स्टिट्यूंसी पे हो सकता है, परंतु अखिलेश यादव का एक जो सवाल अलग से है उसके ऊपर थोड़ा सा लगता है मेरे को उनके अंदर दम है। जिन्होंने कहा है कि डीएम को कहा गया कि आप चुनाव की गणना को देर तक रखते रहिए। आप भी थी कि अंजना जी, जब बिहार में चुनाव हो रहा था, ईवीएम के मशीनों के अंदर से रिजल्ट तो एकदम आ जाने चाहिए थे। उस दिन रात के देख भी था रिजल्ट आया, कई 12-20 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसी से सारा का सारा पलट गया था, रिजल्ट देखा था आपने। तो चुनाव लेट करना, गिनती को लेट करना, क्योंकि जब एक बार मशीनें खुल गई उसके बाद डीएम के पास पूरी पावर होती है कि कितने वोट साइन करके दे देता है वो, कि फलाना व्यक्ति जीत गया, उसको आप कोर्ट पे जाकर के चैलेंज कर सकते हैं, उससे पहले चैलेंज नहीं हो सकता। उसको देखना है कि हम लोगों को सोचना ये है कि आजकल ईवीएम के मुकाबले में जब बटन दबता है तो एक बार काउंटिंग आ जाती है। 24 घंटे चुनाव गिनती करने में क्यों लगते हैं, उसके कारण क्या है?
पॉलिटिकल कारण हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं। बिहार के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग जो है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रात को हमको पता नहीं था कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो वो चीजें सजेस्ट करने वाली भी हैं कि उस दिन क्या होता है कि अखिलेश जी जो बोल रहे हैं क्या वहाँ डिले होता है नहीं होता है, उससे क्या रिजल्ट जो कांटे का होने वाला है जैसे बिहार में हुआ है उससे परिवर्तन होता है, तब देखेंगे हम उसको। तो लगता है ईवीएम बदल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, उसमें कोई दम नहीं है। जना जी एक लाइन इसमें मैं हाँ, जोड़ दूं इस पर कि आप दोनों से मैं comment चाह रही एग्जिट पोल में और जो ईवीएम का जो आप देख रहे हैं उसमें 14% वोट, सबसे ज्यादा फायदा इस एग्जिट पोल में अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी को दिखाई दे रहा है कि 14% करीब 22% वोट था पिछली बार, और इस बार 30 नहीं, तो वो तो ईवीएम में काउंटिंग में सीट तो अलग तरीके से होगी, लेकिन 14% वोट का इजाफा हुआ है। और ईवीएम यदि खराब है तो फिर अखिलेश यादव को आप क्यों आगे दिखा रहे हैं, क्यों शिवपाल यादव को आगे दिखा रहे हैं आप? वहां पर ईवीएम खराब नहीं कर सकते थे। प्रभु जी कमेंट करना चाहते के बारे में, एक वोटिंग परसेंट के बारे में बोलना चाहूंगा। एक कहना चाहता हूँ कि वोटिंग परसेंट के बारे में मेरा अपना एक सोचने का तरीका है, क्योंकि 34% 36% वोट मिल रहे हैं उनको, जो पिछली बार शायद 22% थे, 14% की बढ़ोतरी हुई है। तो उसमें सिर्फ यही सवाल है कि हम जातियों का जो मर्जी देख लें, और बीजेपी की 46% वोट हुए हैं, 5 उसके अंदर इतना फर्क, पिछली बार शायद 41% थे या 42% थे, मेरे को याद नहीं है। तो मेरे को ये लगता ये है कि चौथी मार्जिन ऑफ विक्ट्री इतना ज्यादा था बीजेपी का, उसको पूरा कर पाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। जाति इधर से उधर गई हैं, जब तक जीतने के लिए 325 सीट अगर आप दे रहे हैं, जब जातियों के वोट उनको नहीं देंगे वो जीत नहीं सकते। तो मार्जिनल ये हो कि मार्जिन विक्ट्री इतना आया था बीजेपी का, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में 200 के करीब कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उस मार्जिन को फिलअप करना अखिलेश के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। एग्जिट पोल जो बता रहा है, अब रिजल्ट क्या आते हैं दूसरी बात है। तो ये लड़ाई ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, वोट बढ़े हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो कह सकते हैं, जितने वोट बढ़े हैं अखिलेश यादव के वो एंटी इनकम्बेंसी हैं या बीएसपी की तरफ से आए हैं या कांग्रेस का मार्जिनलाइजेशन हुआ है, क्योंकि दोनों पार्टियों के वोट बढ़े हैं। जो नंबर 2 होने वाली है उसके भी बढ़े हैं, जो नंबर 1 है उसके भी बढ़े हैं। तो जो मार्जिनलाइज हुआ है कांग्रेस और बीएसपी हुई है, वही है जी। जो कोर वोट बैंक था मायावती का, जाटव वोट, उससे भी 21% छिटका है और वो बीजेपी की तरफ आया है। ये इसमें दिखाई दे रहा है। जल्दी से सर आपसे कमेंट उस पर मैं लेना चाह रही थी, अगर आप समझा सके ये जो डीले की बात कही जा रही है कि डीले से असर होता है, डीले से क्या असर कर सकता है डीएम, और कितने पैमाने पर कर सकता है अगर डिले हो रहा है रिजल्ट में? वो कह रहे हैं कि जहां पर नहीं होता वहां काउंटिंग धीरे कर देते हैं, जहां पे बीजेपी नहीं जीत रही होती है, उससे क्या होगा? नहीं, प्रभु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। डिले किन जगहों पर होता है? हम जो कहते हैं कि पैटर्न देखने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है हम पैटर्न देखें और हमें पैटर्न मिल भी जाए कि मान लीजिए 30 कंस्टिट्यूंसी में डिले हुआ और काउंटिंग बहुत देर तक चलती रही और धीमी चल रही थी, और बाद में पता चलेगा कि इन्हीं 3 कंस्टिट्यूंसी में कांटे का मुकाबला था। लेकिन धीमी क्यों होती है? धीमी इसीलिए होती है कि मुकाबला कांटे का होता है और दोनों पक्ष, चाहे वो जीतने वाली पार्टी और जो रनर अप होती है, दोनों के जो नुमाइंदे होते हैं वो दावेदारी करते रहते हैं। तो बड़े सावधानी से वोटों की गिनती, उसका टैबुलेशन होता है, इसलिए धीरे होता है। तो अगर उसका एक निष्कर्ष निकालेंगे तो हमेशा लगेगा कि जिन कंस्टिट्यूंसी में धीमे हुई उन कंस्टिट्यूंसी में बड़ा कांटे का मुकाबला था, इसके लिए धीरे कर दिया गया और किसी खास पार्टी को जिताने के लिए किया गया। लेकिन शायद इसका कोई सीधा संबंध होता नहीं है, धीमी होने की कई और वजह हो सकती है। ठीक है, जल्दी से कमेंट संजय जी से ले सकते हैं। देखिए, जितने एक्सपर्ट्स हैं सर यहाँ पर, कोई भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग जैसी संस्था पर अब जहां जहां आप जीते हैं वहां पर तो सन्नाटा हो जाता है ना सर, वहां तो 0 सन्नाटा। लेकिन जहां जहां पर हारते हैं, सोर लूजर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, कि वहां पर आप चुनाव पर ही सवाल खड़ा कर दीजिए, आप वर्डिक्ट को ही सस्पेक्ट बना दीजिए कि नहीं ये तो गड़बड़ी से आया है। ये क्या सही है लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए? संजय जी देखिए, ऐसा है कि ईवीएम को तमाम शक और सुबहों के बीच इस देश ने स्वीकार कर लिया है। यह भी एक बहुत बड़ा सच है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने अपना एक ज्वाइंट पिटीशन दिया इलेक्शन कमीशन को और कहा था कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर फिर से वापस लाइए। फिर भी इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, और हम अब इसको लेकर बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप ईवीएम हमने जैसे आप कहेंगे कि भाई देखो चुनाव हार गए इसलिए ईवीएम को बदनाम कर रहे हैं, आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं सर? एक मिनट, मैं एक सुझाव तो इलेक्शन कमीशन को तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन पार्टियों ने दिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट बैलेट पेपर को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। चुनाव संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, आपने मैं भी आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ सर, मैं भी काउंटर कर रही हूँ। बिल्कुल होता था, बैलेट पेपर नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, वो तो और आसान हो जाएगा। हमने आपका वो तो उसकी उंगलियों में होगा। फिर मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल
बिल्कुल होता रहा है और बिहार में इस प्रकार से बूथ के बूथ लूटने बूथ की कैप्चरिंग कहानियां बहुत होती होती थी। रही हैं। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी का तकाजा यह है कि एक बार अगर इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कह रहा है कि साहब ये मशीन मैनिपुलेट हो सकती है, और जैसा संजय कुमार साहब खुद कह रहे हैं और मेरा भी मानना है, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको आप हैक नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फिर भी कुछ लोग ईवीएम कहीं पर किसने किया, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन एक मशीन कभी मैनिपुलेट हो ही नहीं सकता, ये विवाद का विषय नहीं है और इसके ऊपर विवाद नहीं किया जाए। फिर भी हमने स्वीकार किया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने कहा कि हम ईवीएम से ही कराएंगे तो कराइए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वर्ग अगर ये कह रहा है अभी भी उसको विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी आवाज सुनने के ऊपर भी, उसकी आवाज सुनने की चिंता इलेक्शन कमीशन को होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये चिंता इलेक्शन कमीशन को नहीं है। हम एक बड़े हित में सोचते हुए जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आप इस डर से कि चूंकि देखो ये हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ऐसा कह के हमको आप चुप भी नहीं करा सकते। अगर अखिलेश यादव ने कहा है कि ईवीएम को लूटने या चोरी करने या बदलने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, कुछ गलत तरीके से काम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको हक है ये कहने का। आप ये भी नहीं कह सकते एग्जिट पोल आने के बाद, साहब कल तो इलेक्शन हुआ है, कल तो पोलिंग हुई है और आज ये निकल के आ गए हैं, तो कल के पोलिंग के बाद सारे के सारे ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में जाएंगे, तो आज ही तो कुछ घटनाएं होंगी अगर गलत कुछ होने वाली हैं तो, इसलिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। तो ये नहीं कह सकते कि एग्जिट पोल आने के बाद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं या कोई भी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा खड़ा कर रही है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज्यादती हो जाएगी अखिलेश के साथ या अपोजिशन के नेताओं के साथ। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी अब जवाब दीजिए। सभी की बात आपने सुन ली, आरोप आपने सुन लिया। अब संजय जी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर चुनाव आयोग को इसकी पहल करनी चाहिए, और बीजेपी भी वक्त वक्त पर उठाती रही है ये सवाल ईवीएम को लेकर। लेकिन सवाल है कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी का, डीएम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सवाल देखिए जी देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के जीवीएल नरसिंह राव जी ने जो पुस्तक लिखी थी आडवाणी जी के कार्यकाल में, उसमें वीवीपैट की मांग की थी। कालांतर में इलेक्शन कमीशन ने भी वीवीपैट का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तो वीवीपैट से जो है वो पारदर्शी ढंग से मैं किसको वोट दे रहा हूं ये प्रदर्शित हो रहा है। और ईवीएम से अधिक जो है लीक प्रूफ कौन सी व्यवस्था है, वो कृपा करके वैकल्पिक व्यवस्था ही बता दें। जब बैलेट पेपर लूटने की हेमवती नंदन बहुगुणा के जमाने में कहा जाता था कि बैलेट पेपर लूटने के वो उस्ताद हुआ करते थे, बिहार के चुनाव में किस तरह से बैलेट पेपर लूटे जाते हैं इस पर बाकायदा जो है टेलीविजन में लोगों ने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी। तो ईवीएम से बेटर कौन सा सिस्टम है कि कृपा करके वो भी सजेस्ट कर दे निर्वाचन आयोग को, और निर्वाचन आयोग उस पर संज्ञान ले ले। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई भी शिकायत आती है तो उस पर निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। चुनाव में नतीजों के दिन ईवीएम की चर्चा करना भी अब लगता है एकदम एक बन गया है, करने का कोई फैशन बन गया है, और उस पर चर्चा फिर से 10 मार्च को होगी, मुझे पता है। लेकिन दिलचस्प तब होगा अगर फैसले पक्ष में आने लगे, जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, तब उनकी क्या बोली होती है ईवीएम पर। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, संजय जी आ रही हो, एक सेकंड जल्दी। केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट अटका हुआ लग रहा है। प्रेम जी, टक्कर है मामले में, सीट में उनका पल्लवी पटेल टक्कर दे रही है। बिल्कुल नहीं अटका हुआ है, बिल्कुल नहीं अटका हुआ है। प्रचंड जीत जो है दर्ज करेंगे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, प्रचंड बहुमत से सिराथू सीट से विजयी होंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं। 2 लाइन में सिर्फ अपना कमेंट जल्दी से दे दीजिए संजय जी। मैं ईवीएम की वांछनीयता क्या है, यह कितना प्रभावशाली है, कितना उपयोगी है और कितना ईमानदार है, इस विवाद में बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश कर रहा हूं। बस एक सवाल खड़ा करके छोड़ दे रहा हूं कि दुनिया के बहुत सारे देशों में ईवीएम आया था, लेकिन आज उन देशों में ईवीएम पे इलेक्शन नहीं होता। यहाँ वहां वो क्या टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस नहीं है क्या? अमेरिका सबसे बड़ा उदाहरण, जापान जहां से चिप आती है, जापान में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता। तो कई डेवलप्ड कंट्रीज ने महसूस किया कि ये लोकतंत्र की चोरी हो सकती है, लोकतंत्र को हाईजेक किया जा सकता है इस मशीन के जरिए, इसलिए इस मशीन को दरकिनार कर दे। फिर भी हमारे देश का इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, हम स्वीकार कर रहे हैं। समय समाप्त हुआ सर, समय समाप्त हुआ। लेकिन देखिए, हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, नतीजों के दिन तो लगा था कि ईवीएम का मुद्दा आएगा, लेकिन एक दिन पहले उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, हम लोगों ने नहीं सोचा था। आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक बार फिर नतीजों के दिन आज तक सबसे तेज कवरेज के साथ आपके सामने रहेगा 10 मार्च को सुबह 5-6 बजे से ही रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।